चलिए बच्चों, डीपीपी नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर 9। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उससे 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट दिया है। देखो पहले समझो, ये है मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यू, इससे 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल दिया है +50 वोल्ट। देखो एक चीज ध्यान दो बच्चों, हमेशा याद रखो, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ही उसके चारों तरफ का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछली सॉल्यूशन में बताया था कि अगर कोई चार्ज प्लस है तो उसके उसके चारों तरफ का पोटेंशियल हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। और अगर चार्ज माइनस है तो उसके चारों तरफ का जो पोटेंशियल होता है वो निगेटिव, निगेटिव पोटेंशियल। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल में। यहाँ कैसा पोटेंशियल दिया है? पॉजिटिव, तो भाई सीधी सी बात है, चार्ज प्लस होगा। चलो अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। एक बात बताओ, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू मान लिया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, 1/4πε0 क्यू बाई आर। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू प्लस है ये तो पता चल ही चुका है, हमें क्यू को प्लस क्यू भी रख सकते हो आप, बाई आर। वी की वैल्यू 50 है, 4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्यू, और अपॉन में आर, आर की वैल्यू 0.1। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 50 × 0.5, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 5 अपॉन में 9 × 10⁻⁹। आंसर आ चुका है 5/9 × 10⁻⁻9 कूलम। यही आपका बच्चों आंसर। चलो जी आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 4 पॉइंट चार्जेस 1 कूलम प्लस 1 माइक्रो कूलम प्लस 1 माइक्रो कूलम माइनस 1 माइक्रो कूलम माइनस 1 माइक्रो। चलो जी, एक एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रखे हैं, ए बी सी डी, ठीक है जी। उस पे चारों कॉर्नर पे रखे हैं 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इसकी साइड, ठीक है। यहाँ पे +1 माइक्रो कूलम रखा है ए पर, बी पर भी +1 माइक्रो कूलम रखा है, सी पर -1 माइक्रो कूलम रखा है, और डी पर -1 माइक्रो कूलम रखा है। चलो ठीक, अब इसने कहा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कैलकुलेट करो स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों कितना होगा? देखो सेंटर ए पॉइंट से भी उतना ही दूर है, मान लो ये डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, तो सेंटर बी पॉइंट से भी उतना ही दूर है, सी पॉइंट से भी उतना ही दूर है, डी पॉइंट से भी उतना ही दूर, तो चारों तरफ से ये एक्स डिस्टेंस पर है। तो अगर सेंटर पे ओ पॉइंट मान लेते हैं इसको, सेंटर पे हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो सबके पोटेंशियल को ऐड करो। भाई सेंटर पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा? ए पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से होगा, कितना? 1/4πε0 प्लस का 1, तो प्लस रखा, पोटेंशियल में प्लस और माइनस के साथ रखते हैं चार्ज को, तो 1 × 10⁻⁶ अपॉन में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की एक्स पॉइंट तक की। फिर ऐसे ही दूसरा बी की वजह से होगा, बी पे जो रखा है उसकी वजह से होगा, तो वो भी हो जाएगा +1 × 10⁻⁶ अपॉन में एक्स।
फिर तीसरा सी पे जो रखा उसकी वजह से होगा तो वो है -1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में एक्स। और तीसरा डी पे जो रखा है उसकी वजह से होगा तो वो भी है -1 इंटू 10⁻�6 अपॉन में एक्स। अब देखो ये टर्म पहली टर्म से कट गई, ये टर्म इससे कट गई, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था, टोटल पोटेंशियल 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल को करते हैं। अब इसने आगे पूछा है इफ ई इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी के बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट है ई, वो मिडिल पॉइंट है। व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई, ओ से, तो इसके लिए हमें पहले ई पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ई पर पोटेंशियल निकालते हैं वी ई। वहां पर भी पोटेंशियल देखो किस किस की वजह से, यही फिगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूंगा, आपके सामने करता हूँ यही फिगर दोबारा से ड्रॉ। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, और बीच में ये हो गया ई। तो ई पर जो पोटेंशियल होगा किस किस की वजह से होगा, वो ए की वजह से होगा। तो ए से इसकी डिस्टेंस ले लीजिए, देखो ये वाली। डी से होगा तो डी से इसकी डिस्टेंस ले लीजिए, ये वाली डी की वजह से होगा। तो ई पर जो टोटल पोटेंशियल है 1/4πε0। अब देखते हैं जरा, पहले डिस्टेंस निकाल ली जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। हमको ये डिस्टेंस मान लेनी है वाई, वाई। तो ये जो ट्राइंगल निकल के आ रहा है इसमें वाई, ये 0.1 का हाफ करेंगे तो 0.1 का हाफ बच्चों यहाँ से 0.05 आ जाएगा। ये वाली डिस्टेंस आ गई 0.05। देखो मैं कलर अलग लेके आपको दिखाता हूँ। ये वाली डिस्टेंस आ गई 0.5। ये डिस्टेंस कितनी है 0.1, ये डिस्टेंस है 0.1। अब ये y निकालनी है, क्या ये पाइथागोरस से निकल आएगी? तो बिल्कुल निकल आएगी। y² बराबर 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई आपकी बच्चों 0.05 का होल स्क्वायर, तो 0.0025, ठीक है ना, और प्लस में 0.1 का स्क्वायर, तो ये आ गया सॉल्व करके 0.01, ठीक है जी। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 0.01025, ठीक बच्चों। और ये y² की वैल्यू आ गई, तो y² की वैल्यू सॉल्व करके आएगी √0.01025। ये आ रही है अप्रोक्स, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, दोबारा से करते हैं इसको। यहाँ पे ये आएगी 0.0125, ये आ रही है। तो ये अप्रोक्स कितनी आ जाएगी, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों √ में 0.0125 सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 0.11 के करीब, 0.11, बस 2 डिजिट तक ले लेते हैं, 0.11 मीटर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे, हमें पोटेंशियल कहाँ चाहिए, हमें पोटेंशियल चाहिए जी ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा किस किस की वजह से होगा, पहले डी की वजह से निकाल लो। तो 1/4πε0, देखो कॉमन निकाल लिया मैंने। और चार्ज कितना रखा है डी पे, डी पे ये देखो ऊपर चार्ज देखो यहाँ, तो वो था -1 माइक्रो, -1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y, ठीक है जी। फिर प्लस अब ए पे जो चार्ज है, ए पे कितना रखा है +1 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 अपॉन में y की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो कट ही रहा है, हमने निकालने में थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। अब सी पे जो है, सी कितना दूर है ई पॉइंट से, तो सी की डिस्टेंस है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जेड, तो इधर भी यही डिस्टेंस होगी जेड बी तक की। तो इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा सी पे कितना है
-1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में z, और प्लस b पे कितना है +1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में z। क्या ये टर्म कट रही है, ये टर्म इससे कट गई, ये टर्म इससे कट गई, फिर से आंसर वही 0। हमें y की और इस z की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो कट रहे थे, तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ी सी अपने जल्दीबाजी कर दी जो उसे निकालने की कोशिश की। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज 20 माइक्रोकूलम ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा एक मिनट, सेकंड में अभी हमने एक चीज छोड़ दी। हमें उसने पूछा था कि ये बताओ यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना किया, ओ से ई तक ले जाने में। देखो वर्क का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट, मतलब हम अगर किसी चार्ज को खींच के ले जाएंगे तो हमारे वर्क को कहा जाएगा एक्सटर्नल वर्क। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है Q0 इंटू V2 माइनस V1। अब एक बात बताओ, जिस पॉइंट से खींच के ले जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल मानते हैं V1, और जहां पे लेके जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल V2। तो Q0 V2 तो हो गया E का पोटेंशियल, और V1 हो गया O का पोटेंशियल। तो O और E का पोटेंशियल दोनों एकदम बराबर है, 0 है, तो इसलिए वर्क डन भी हमारा 0 आ जाता है, क्योंकि E का पोटेंशियल और O का पोटेंशियल दोनों का 0 है, इसलिए वर्क डन भी हमारा 0 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज 20 माइक्रोकूलम ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू विद इन ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है जी, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनको उठा के इन्फिनिटी से लाया जाता है। मान लीजिए एक को इन्फिनिटी से इधर से लेके गए, यहाँ पे रख दिया ले जाके, एक को इन्फिनिटी से इधर से लाए और यहाँ पे रख दिया ले जाके, ठीक है। अब इस तरह से इनको रख दिया दोनों को, दोनों चार्ज पार्टिकल है, 20 माइक्रोकूलम, दूसरा भी 20 माइक्रोकूलम, और सेपरेशन इनके बीच का रख दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे इनको लाके रख दिया। व्हाट इज द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इनकी इलेक्ट्रिक, देखो जब ये इन्फिनिटी पे थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, तब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। याद रखो जब चार्ज इन्फिनिटी पे होते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब आपने उठा के ला के रख दिया इनको 10 सेंटीमीटर के गैप पे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो गया। तो कितना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में R। देखो खुद सोचो, जब ये इन्फिनिटी पे रखा है, एक इधर रखा है इन्फिनिटी पे, एक इधर रखा है, तो उनके बीच का गैप कितना है, इन्फिनिटी। तो R की जगह लिखेंगे इन्फिनिटी यहाँ, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, R की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब जब चार्जेस इन्फिनिटी पे होते हैं तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, 1/∞ 0 बन जाता है। लेकिन अब उनको ला के रख दिया हमने 10 सेंटीमीटर पे, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में R। Q1 कितना है, तो Q1 है 1/4πε0, तो हो गया 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, तो प्लस है तो प्लस के साथ रखो, माइनस है तो प्लस है तो प्लस 20 रखो, माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, और दूसरा Q2 है वो भी प्लस 20 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में, और अपॉन में इनके बीच का गैप 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में गुजर, ये ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। ये हो चुका है अब आपका 360 इंटू 10⁻⁻, कितना बचा, 12 -3, और बटे में 10⁻⁻2, ये ऊपर जाएगा तो 36 आ गया, बस 36 जूल आ गया आंसर। चेक कर लेना जरा कितना बैठ रहा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस बन जाएगी, और -3 से कटेगा तो बस 36 जूल आंसर आपका आ जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाई 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट
200 वोल्ट। व्हाट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल। देखो कोई पार्टिकल है जो 100 वोल्ट के पॉइंट से 200 वोल्ट के पॉइंट पे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई 10 जूल। इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी K1 थी, यहाँ K2 थी, तो डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब K1 बड़ा है K2 से, सीधी सी बात है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो डिक्रीज हुई होगी। तो K1 माइनस K2 की वैल्यू 10 जूल दे रखी है। कितनी डिक्रीज हो गई? 10 जूल डिक्रीज हो गई बच्चों, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल। अब एक बात सोचो, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है तो वो एनर्जी गई कहाँ? तो सीधी सी बात है, वो एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, या ये कह लो वो पोटेंशियल के अंदर चली गई। एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क वाला, एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करता है, तो वो फॉर्मूला देखते हैं अब यहाँ से। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, अब यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है वो आता था सर Q0 इंटू में V2 माइनस V। Q0 उसका चार्ज मान लिया मैंने Q0 है, V2 की वैल्यू 200, फाइनल वोल्टेज V2 है, ये V1 है। तो 200 माइनस 100 वोल्ट, तो आंसर आ गया 100 इंटू में Q0। ये इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क। अब हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, किसी भी बॉडी पे जितना भी वर्क करोगे वो उसके डेल्टा K के बराबर, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। अब हमने वर्क कितना किया? 100 Q0, और डेल्टा K क्या होता है? K2 माइनस K1। अब K2 माइनस K1 कितना आ गया? 100 Q0 इंटू K2 माइनस K1 की। अब K1 माइनस K2 की वैल्यू 10 जूल है, तो K2 माइनस K1 की वैल्यू माइनस 10 जूल आ गई। Q0 की वैल्यू आ गई माइनस 10 अपॉन में 100, ये 0 से 0 कट गया, तो ये 0.1 कूलाम का चार्ज आ गया माइनस, 0.1 कूलाम का चार्ज आ गया माइनस। माइनस का खुद सोचो क्यों आया ये, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। अब ऐसे सोचो, मान लीजिए अगर चार्ज माइनस का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो देखो हायर पोटेंशियल है बी पे, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ठीक है। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, तो जो इसकी एनर्जी है इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? फोर्स लगेगा इस तरफ, और वो फोर्स इसको क्या करेगा? फोर्स इसको लगातार इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। चलिए देखिए, तो फोर्स इस पे इस तरफ लगता है, तो फोर्स लगेगा QE इस तरफ। लेकिन 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 एक मिनट, यहाँ पे हमने जो ये थ्योरम लगाई है W एक्सटर्नल लगाया है यहाँ पे, इसमें ये माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो इस तरफ लगा, देखो फील्ड का फोर्स तो इस तरफ लग रहा है QE, तो एक्सटर्नल फोर्स तो इधर लग रहा होगा ना F एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर इधर लग रहा होगा तो अपोजिट में लग रहा है, तो माइनस लेंगे, या माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए चार्ज ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा। एक मिनट, इसे प्लस कर लो, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये चार्ज प्लस में आएगा, ठीक है। अब आपका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। टू पार्टिकल्स have equal masses of 5 gram each and equal and opposite charge of 40 microcoulomb, ठीक है। They are released from rest with separation 1 meter, then find the speed of the particle when separation reduce 50 सेंटीमीटर। देखो जी, दो पार्टिकल हैं, दूर दूर रख दो इनको थोड़ा सा, इनके बीच का गैप है 1 मीटर का। लो जी, ये 1 मीटर का गैप है, पूरा बना लेते हैं इसको।
अब यहाँ से इनको रेस्ट से छोड़ा गया है, शुरू में इसकी भी स्पीड जीरो, शुरू में इसकी भी स्पीड जीरो। ठीक, अब यहाँ से इनका मास दोनों का एम की वैल्यू दे रखी है 5 ग्राम। फिर इन पे चार्ज, एक पे प्लस का 40 माइक्रोकूलम, एक पे माइनस का 40 माइक्रोकूलम। अब दोनों देखो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इनके बीच का गैप 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब 0.5 मीटर, आधा आ जाएगा, तो उस टाइम पे इनकी एनर्जी, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसकी भी मान लो v होगी और इसकी भी मान लो, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं जिसमें एनर्जी एनर्जी में बदल रही है। देखो जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ये यहाँ से इधर पास आता जाएगा, ये इधर से पास आता जाएगा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। आ कहाँ से रही है, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सुनो, शुरुआत में जब ये दूर दूर थे उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी रख देते हैं, यहाँ पे रख देंगे काइनेटिक एनर्जी शुरुआत वाली। तो शुरुआत में दोनों की स्पीड जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में जीरो। पोटेंशियल एनर्जी रखो दोनों की, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी आ गई शुरुआत में 1/4πε0, एक प्लस का 40 माइक्रोकूलम तो 10⁻⁻6, दूसरा है माइनस में 40 माइक्रोकूलम तो माइनस का 40 इंटू 10⁻⁻6, और अपॉन में इनके बीच का गैप 1 मीटर बराबर काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया जब वो पास आ गए, मतलब 0.1 मीटर पे, 0.5 मीटर पे आ गए, तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी v स्पीड है, दूसरे के पास भी v स्पीड है, तो हाफ mv², पहले की पार्टिकल की एनर्जी, दूसरे की भी हाफ mv² प्लस अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी, अब इनके बीच का गैप है 0.5 मीटर, तो 1/4πε0, ये आ गया आपका Q प्लस का 40 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू में माइनस का 40 इंटू 10⁻⁻6, और इनके बीच का गैप अब कितना है 0.5, इनके बीच का गैप हो गया बच्चों 0.5। चलो इसे क्या करो, इसे इधर लेके आओ, 1/4πε0, ये आ चुका है 40 इंटू -40, तो माइनस का 1600 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में 1, इसे इधर लेकर आओ, ये प्लस हो जाएगा 1600 इंटू 10⁻⁻12 और अपॉन में 0.5। ठीक है जी, और ये उधर बचा हाफ mv², हाफ mv², तो mv²। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1/4πε0 को 9 इंटू 10⁻9 लिख लीजिए। ये देखो कितना बचता है, अगर एलसीएम लें तो 1 आएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे 1 से तो यही बचेगा, माइनस का 1600 इंटू 10⁻⁻12, और इससे 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये 3200 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻12 बराबर mv²। इसे सॉल्व करो तो ये बचता है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 प्लस का 1600 बच गया, 1600 इंटू 10⁻⁻12 बराबर उधर बचा mv², ये बच गया 5400, नहीं एक मिनट,
144, ठीक है ना, इंटू 100 इंटू 10 की पावर -3, -3 इन और बराबर mv²। m कितना है इसका, m दिया था 5 ग्राम, 5 ग्राम दिया था, हाँ जी 5। तो 5 इंटू 10 की पावर -3 और v²। चलो 10 की पावर -3 से कट गया, v² की वैल्यू आ गई 14400 अपॉन में 5। इससे इसको कट कर दो, इसको देखो कितना बैठ रहा है, ये बैठ गया आपका, ठीक है जी। तो v² की वैल्यू आ गई √288 इसे चेक कर लो लगभग ये कितनी बैठ, ये आ गई बच्चों 53.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से इसको निकाल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड एट डिस्टेंस अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड एट डिस्टेंस अबाउट, ठीक है। एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी टू बी 0, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन given that kinetic energy of electron is half of the magnitude of potential energy। चलो पहला सवाल ये है कि हाइड्रोजन एटम, अच्छा हाइड्रोजन एटम में बताओ, हाइड्रोजन एटम में सर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, वो बाहर घूमता रहता है। चलो ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस दिया है r, ये मान लीजिए इसके बाहर घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस दिया r, वो दिया है आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम का। अब आपसे कहा है पहला सवाल, एस्टिमेट करो पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा आपका 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में r। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये भी माइनस में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। पोटेंशियल एनर्जी में प्लस और माइनस के साथ ही रखते हैं हम, वो आपको पता भी है। तो दूसरा, अब आते हैं प्रोटॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, +1.6 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में इनके बीच का गैप 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 कह सकते हो। चलो जी ये ऊपर गया, तो ये आ गया 9 इंटू 1.6, ये माइनस आ गया बाहर, क्योंकि देखो ये वाला माइनस जो है वो प्लस, होल एनर्जी माइनस में है। अब ये नीचे का 10 जो गया ऊपर, तो ये 10 की पावर माइनस, देखो 10 की पावर -10 -19 और +9 से कट गया, ये कट गए तीनों आपस में। अब बचा क्या, 9 इंटू 1.6 और इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -9 और अपॉन में 0.53, इतनी जूल की एनर्जी है। देखो जूल एनर्जी आ रही है माइनस में, वो तो आएगी क्योंकि अट्रैक्शन की एनर्जी माइनस में होती है पोटेंशियल, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको इसे 1.6 से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी आएगी। और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, जूल को जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, याद रखना जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इससे डिवाइड, तो ये माइनस का 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में 0.53 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, इनको आपस में काट दीजिए, आंसर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, जूल के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस का 9 इंटू 1.6 अपॉन में
0.53। आंसर देखो कितना बैठा है। तो ये अप्रोक्स आ रहा है बच्चों माइनस का 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ठीक हो गई। अब इससे आगे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वर्क, what is the minimum work required to free the electron given that kinetic energy of electron is half of the magnitude of potential energy। देखो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं। ये यहाँ पे जो है देख, ये अंदर प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हो। ये भी दिया है इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके की एनर्जी है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने अभी कैलकुलेट की है, ठीक, दूसरी ये स्पीड से चल रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो इसने दी है, काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी दी। तो पोटेंशियल एनर्जी की आधी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 27.16 अपॉन में 2। क्या इससे डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं 1.358, ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी। अच्छा आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस में हो सकती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है माइनस का 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी आई प्लस का 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इसमें से माइनस होगी तो माइनस का 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास। अब एक बात बताओ, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो इसकी एनर्जी टोटल कितनी करनी पड़ेगी 0। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसके पास, इसे फ्री करना मतलब इसे बाहर निकालना है आपको। तो बाहर निकालने के लिए इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, इन्फिनिटी पे एनर्जी होती है 0। तो इसको क्या करना है, आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस की 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और ये पार्टिकल या ये कह लो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम में से ये बाहर निकल जाए। तो हमारा आंसर हो गया ये कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यही हमारा आंसर है प्लस का 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही आंसर, यही पूछा है कि यही दोबारा आंसर निकालने, लेकिन इस बार सेपरेशन 1.06 एंगस्ट्रॉम लें तो ये जो देखो ये दोबारा पूछा है इस सवाल को, इसको आप इजीली अपने आप कर सकते हैं। इसमें बस 0.53 की जगह 1.06 आपको लेना पड़ेगा। मतलब इसकी जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है r, वो डबल कर दी। पहले दे रखी थी 0.53 एंगस्ट्रॉम और अगर इसको डबल कर दें 1.06 एंगस्ट्रॉम कर दे तो क्या होगा। तो यही सारे आंसर्स आपको दोबारा लेने, खुद सोचो क्या फर्क पड़ने वाला। अगर नीचे से ये डबल हो जाएगा तो ये आधी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल आधी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी भी आधी। तो आंसर बिल्कुल इसका जो आएगा इससे हाफ हो जाएगा। आंसर जो आएगा अगले सवाल में आंसर हाफ आ जाएगा, हाफ आंसर। तो पूरा कैलकुलेट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज एज शोन इन फिगर। फिगर दे रखी है आपको, इस फिगर के अंदर जितने भी चार्ज रखे हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। ये डिस्टेंस ए। एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें पेयर बनाने पड़ते थे। तो देखो पहला पेयर बना इन दोनों का, इन दोनों को पेयर बना लो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पहले इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 प्लस का क्यू इनटू में माइनस का क्यू अपॉन में इनके बीच का गैप ए, ठीक, फिर प्लस। अब 1/4πε0 को कॉमन ले लो। अब दूसरा पेयर बनाओ ये वाला,
ठीक है, तो इसमें भी प्लस माइनस क्यू इंटू में माइनस क्यू और इनके बीच का गैप हो गया फिर से ए। फिर तीसरा पेयर बनाओ बच्चों ये वाला, तो प्लस क्यू इंटू में प्लस क्यू और अपॉन में ए। फिर प्लस, अब गैप ये बनाओ पेयर ये, तो प्लस का क्यू और माइनस का क्यू और अपॉन में ए। चेक करो, तो ये यू टोटल। अब ये यू टोटल जो आया है, ये यू टोटल जो आया है इसको जरा चेक करो कितना कितना बैठ रहा है। 1/4 बाहर है, ये आ गया माइनस का क्यू स्क्वायर बटे ए, ये आ गया प्लस का क्यू स्क्वायर बटे ए। ठीक है, ये आ गया फिर से प्लस का क्यू स्क्वायर बटे ए और ये आ गया माइनस का क्यू स्क्वायर बटे ए। ये टर्म आपस में कट गई, ये इससे कट गई, ये इससे कट गई, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है पूरे सिस्टम की जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, if one of the two electrons of a hydrogen molecule is removed, we get hydrogen molecule ion H2। ठीक है जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जगह हाइड्रोजन आयन बन जाता है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस आयन, टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय 0.1 angstrom and electron is roughly 1 angstrom from the each proton, determine the potential energy of the system। सीधी सी बात ये कह रखी है, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम में एक एच इधर लगा रहता है, एक एच इधर लगा रहता है। अब हम ये कह रहे हैं एक एच और एच के बीच में, अब एच जो होता है उसके न्यूक्लियस की बात करो, न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन होगा तो अंदर प्रोटॉन की बात करो, एच की जगह में इसको पी लिख देता हूँ। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन के बीच का गैप तो दे रखा है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहीं ऐसी जगह है जो दोनों से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है, 1 एंगस्ट्रॉम इधर, 1 एंगस्ट्रॉम इधर। ठीक, अब इसमें ऐसे समझो कि तीन चीजें रखी है, मतलब तीन पार्टिकल रखे हैं। एक तो रखा है इधर प्रोटॉन, इधर भी प्रोटॉन और इधर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का गैप है 1.5 एंगस्ट्रॉम और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का 1 एंगस्ट्रॉम और इधर भी 1 एंगस्ट्रॉम। ये सही से फिगर बन गई। अब इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, चलो पहले तो इसमें पेयर बनाओ, कितने बनेंगे। तो इसमें पेयर बन रहे हैं बच्चों, देखो एक पेयर तो ये बन रहा है। ठीक है, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू टोटल निकालें अगर, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। अब देखो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का ई, और अपॉन में इनके बीच का गैप 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10। चेक करो, फिर अब पेयर बनाओ ये वाला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये भी प्लस का ई माइनस का ई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और अपॉन में इनके बीच का गैप भी वही 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10। फिर प्लस, अब तीसरा पेयर बन रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन का, तो प्लस ई इंटू में प्लस ई, और अपॉन में इनके बीच का गैप 1.5 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10 मीटर में बदलने के लिए। क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो 9 इंटू 10⁻9, नीचे से 10⁻⁻10 को कॉमन निकाल लो। इलेक्ट्रॉन को ऊपर ई इंटू ई, तो माइनस का ई स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी माइनस का ई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का ई स्क्वायर और बटे में 1.5। चेक करो ये भी चेक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा 19, अंदर बचा ई स्क्वायर 1.5, ये आ गया माइनस का 2e स्क्वायर, और 1.5 को लिख लो 3/2 पर जाएगा, तो 2e स्क्वायर बाई। चेक करो जरा, इसका एलसीएम ले लो, तो 9 इंटू 10 की पावर 19, एलसीएम लिया
तो ये हो गया माइनस का 6e² और प्लस का 2e² अपॉन में 3। ये आगे सॉल्व करके 9 × 10⁻19 ये आ चुका है माइनस का 4e² अपॉन में 3। 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 4 माइनस का 12 × 10⁻19 और e² की वैल्यू लिख दो 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19। इनको आपस में सॉल्व कर लो और देख लो बच्चों कितनी आ रही है। ये आंसर आ गया माइनस का 30.72 10⁻+90 -90 कट गए इंटू 10⁻−90 और ये आ गया आपका आंसर इतने जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर देखना चाहते हो तो 1.6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻−90 तो आंसर माइनस का 30.72 इंटू 10⁻−19 अपॉन में 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया आपका, तो इससे इसको काटेंगे तो माइनस में 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो जो छोटे मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं उनमें डिस्टेंस कम होती है तो उनकी एनर्जी ज्यादातर जूल के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये था 8th के बाद 9th। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp - Vq एंड Vb - Va। चलो जी, एक चार्ज है आपका, प्लस चार्ज है ये, इसमें से लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, बिल्कुल सीधी सी बात है, प्लस में से बाहर की तरफ ही निकलती है। मान लो ये P पॉइंट है और आगे जाके कहीं Q पॉइंट आ रहा है, ये तो P पॉइंट है और आगे जाके ये Q पॉइंट। चलो ठीक है, तो आपको बताना है Vp - Vq, Vp - VQ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। एक बात बताओ, हमने आपको लाइंस की प्रॉपर्टी बता रखी है, उसमें बताया कि जो लाइन चलती हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ चलती है, तो ये हाई पे है, ये लो पे, तो इसका पोटेंशियल मान लो 50 है तो इसका मान लो 20 है, तो 50 - 20, 50 - 20 तो आंसर प्लस का 30 आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं Vp - Vq क्या आएगा, प्लस में आएगा Vp - Vq। ऐसे ही दूसरे उसमें आ जाओ, दूसरी फिगर है उसमें चार्ज माइनस में दे रखा है और उसमें इस तरीके से लाइंस अंदर आएंगी, सीधी सी बात है, उसमें ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो इस बार हमको Vb - Va देखना है, Vb - Va प्लस है कि माइनस है। अब लाइंस चलती है हाई से लो की तरफ, तो इस बार बी जो हाई पे हो जाएगा और ए जो है वो लो पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर Vb हाई में से फिर लो को माइनस करेंगे तो फिर से प्लस आएगा, हाई से लो को माइनस करेंगे तो फिर से प्लस। तो पहले का आंसर हमारा इजीली हो गया। अब अगला सवाल पूछा इसने, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल पीई, पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव, पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, give the sign of potential energy difference of a small negative charge between the point Q and P। चलो फिर से फिगर यही बनानी पड़ेगी हमको, पहले वाली, या इसमें काम चला लेते हैं। P पे एक नेगेटिव चार्ज रखा मान लो माइनस का Q, ठीक है, चलो जी माइनस Q0 कह देते हैं, और इसको फिर रख लो उठा के माइनस का Q0 कोई Q पे, एक बार P पे रखो एक बार Q पे, तो जब P पे रखेंगे उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी U1 मान लो, और जब Q पे रखेंगे तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी U2 मान लो। तो हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, उसका साइन,
तो पहले क्यू एंड पी, तो क्यू पे जो पोटेंशियल एनर्जी पहले उसे निकालना पड़ेगा और फिर उसका डिफरेंस करना पड़ेगा U1 के साथ, तो U2 माइनस U1, तो U2 माइनस U1। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस मान लेते हैं हम Q तक की, मान लीजिए ये मान लिया हमने X, तो P तक की जो डिस्टेंस है वो कम है इससे, तो इसे 2x मान लो, इसे x मान लो, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। बस एक एक डिफरेंस लेना है आपको, ये पता करना है प्लस है कि माइनस है। तो एक को डबल मान लिया, एक को x मान लो या 2 मान लो खाली, और इसको 1 मान लो, मर्जी है आपकी। तो U1 पहले Q पे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा प्लस का Q, ये जो चार्ज है इसको प्लस का Q कह रहे हैं, और वो जो चार्ज है जो Q पे रखा है वो है माइनस का Q नॉट, और अपॉन में इनके बीच का गैप हो गया 2x। फिर प्लस, अब दूसरे में है प्लस का Q और इनटू में माइनस का Q नॉट, और अपॉन में इनके बीच का गैप है अब x। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो 2x, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का Q इंटू Q नॉट, और इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2Q, अच्छा ये माइनस आ रहा था, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, U2 माइनस U1 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2Q Q नॉट। तो ये सॉल्व करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो प्लस का Q इंटू Q नॉट बटे 2x बचा, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया U2 माइनस U1, ये प्लस पॉजिटिव आया। ये क्या आया? पॉजिटिव, जीरो से बड़ा, या कह लो पॉजिटिव। तो आंसर आ गया कि इसका आंसर पॉजिटिव है, U2 माइनस। ऐसे ही ए और बी का भी आप निकाल सकते हैं, जो ये सिंपल ये पूछा। अब पूछा है गिवन द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q टू P, Q से P तक अगर किसी चार्ज को खिसका के ले जाया जाए तो उसका वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का नहीं पूछा, देखो वर्क डन बाय द फील्ड पूछा है। चलो ठीक है, वो भी बताएंगे। दोबारा से यही फिगर बनाते हैं, दोबारा से फिगर बनाते हैं, Q से P पे लाना, थर्ड पार्ट कर रहा हूं। देखो जी, ये था चार्ज हमारा प्लस का Q, ठीक है, इस पे ये पॉइंट था मान लीजिए P, और ये था Q। चलो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस का Q नॉट कहते हैं, उसको खिसका के Q से P पे लेके आ रहे हैं। देखो जरा फिगर में, यहाँ से Q से P पे लेके आ रहे हैं खिसका। तो वर्क जो किया हमने, पहले उसे निकाल लो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, तो वो होता था Q नॉट इंटू में V2 माइनस V। अब Q नॉट चार्ज वो तो प्लस ही है, V2 बोलो, V2 हो गया फाइनल वोल्टेज, तो फाइनल पॉइंट कौन सा P, तो P का पोटेंशियल माइनस Q का पोटेंशियल, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क। अब सोचो ये जो लाइंस जा रही है ये P से Q की तरफ जा रही है, तो हाई पे कौन है, हाई पे तो है P, और लो पे कौन है Q। तो सोचो यहाँ से P हाई पे है और Q लो पे है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी ये Vp माइनस VQ, ये पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उसने पूछा फील्ड का वर्क, तो फील्ड का जो वर्क होता है वो एक्सटर्नल का निगेटिव होता है, तो इसलिए फील्ड का जो वर्क आएगा वो निगेटिव, यही हमारा आंसर है कि Q से P पर लाने में जो फील्ड वर्क कर रहा है वो निगेटिव कर रहा है कि पॉजिटिव। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक और तरीका बताता हूँ। देखो आप यहाँ से चार्ज को लेके चले, ये प्लस का चार्ज था, प्लस का Q नॉट, और ये भी प्लस, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक, तो फील्ड इस पे किस तरफ लग रहा हो, इस तरफ, और आप लेके इधर जा रहे हो उसको, तो डिस्प्लेसमेंट के और फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, देखो Q नॉट ये हो गया मान लीजिए, फील्ड तो इस पे इधर लग रहा है, और लेके आप इसको इधर जा रहे हो, dx डिस्प्लेसमेंट कह लो इसका इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, 180, इसलिए इसका वर्क कैसा होगा, नेगेटिव, तो फील्ड का वर्क हो जाएगा नेगेटिव।
तो फील्ड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। Describe the systematically the equipotential surface corresponding to a constant electric field along z direction। देखो जी, डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिखाते हैं। आप याद रखो, अगर फील्ड जेड डायरेक्शन में लगा हुआ है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है फील्ड के। तो जैसे अगर फील्ड ऐसे जा रहा है, मान लीजिए इधर की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, तो जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ये हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। इसमें से जितनी भी लाइनें निकलती हैं फील्ड की वो सारी सरफेस के नॉर्मल निकलती है। तो ये हो गई इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, थोड़ा और आगे जाएंगे एक और सरफेस खींचेंगे इसी के परपेंडिकुलर, तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे जैसे आगे जाएंगे आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लाइंस चलती हैं। तो अगर ये पोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने बनाई है आपके सामने पहली वाली, देखो इसको मैं फिर से बना दे, तो ये वाली, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका पोटेंशियल मान लो 50 वोल्ट है। तो इसके हर पॉइंट पे यहाँ 50 वोल्ट है, चाहे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कोई सा पॉइंट उठा लो, इसके हर पॉइंट पे 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट, इसीलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इससे आगे बढ़े, ये वाली सरफेस ले लो, ये वाली जो सरफेस है, ये फील्ड में आगे जाने पर पोटेंशियल घटता है। तो मान लो ये 30 वोल्ट हो गई, 50 से 30 हो गई, तो इसके हर पॉइंट पे ये 30 है, इसलिए इसको कहेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर पॉइंट पे एक जैसा पोटेंशियल, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल। तो जेड डायरेक्शन में अगर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से बनानी। फिर इसने कहा ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग जेड डायरेक्शन। तो इसमें इस बार ये कह रहा है कि फील्ड जो है वो लगातार बढ़ता तो जा रहा है पर उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही। देखो तो फील्ड ऐसे ही है जेड की डायरेक्शन में, ठीक, और ये बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो अभी मान लीजिए 4 लाइन है तो फील्ड कम है, तो पोटेंशियल, वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे पहले थी। अभी ये बढ़ गया थोड़ी देर बाद, तो इसमें और लाइनें ऐड हो गई, ये देखो बढ़ गया थोड़ी देर में, तो भी पोटेंशियल सरफेस वही रहेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जेड की डायरेक्शन में है और वो लगातार अगर टाइम के साथ बढ़ रहा है तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस वही होगी, बस उस पोटेंशियल सरफेस का लगातार पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए अभी इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, थोड़ी देर के बाद ये 30 वोल्ट हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये 50 वोल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे इसके अंदर लाइंस बढ़ती चली जाएंगी इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा पर सरफेस वहीं की वहीं रहेगी। ठीक बच्चों, अगला है क्वेश्चन, ये था पहला, ये था दूसरा, अब बात करते हैं तीसरे की। इसमें कहा ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट ओरिजिन, अगर एक पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा है तो उसमें से जब लाइंस निकलती हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं चार्ज के, इस तरह से। और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगी वो आएगी दूसरी, उससे बना देता हूं मैं एक, समझ लीजिए आप इस तरह से आएगी, हर लाइन के परपेंडिकुलर होती है सरफेस। देखो हर लाइन से परपेंडिकुलर है सरफेस, हर लाइन से ये सरफेस इक्विपोटेंशियल पे। तो आप ये कह सकते हो कि ये कैसी सरफेस है, ये सरफेस है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि स्फेरिकल सरफेस। तो याद रखो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, इनको कह सकते हो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स इन ए प्लेन।
तो इसमें कहा है इसने कि एक यूनिफॉर्म ग्रिड है आपकी, तो आपको ऐसे समझना है जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का प्लेन है और उसके अंदर ये लकड़ी का एक प्लैंक हो गया, तख्ता हो, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे वायर लगी हुई है, ये देखिए ये वायर्स हो गई, ऐसे इक्वली स्पेस में वायर्स लगी हुई हैं, और वो सारी वायर्स जो हैं लॉन्ग वायर्स हैं और वो चार्ज, ठीक है। अगर वे चार्ज हैं तो उनमें से जो लाइंस निकल रही होंगी वो एकदम सीधी निकल रही होंगी, ऊपर की तरफ सीधी। तो ये देखो जैसे इसमें से सीधी वायर्स में से लाइंस निकल रही, फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर की तरफ है ये। अब डायरेक्शन में ऐसे तो दिखाई नहीं देंगी आपको, ऊपर की तरफ ये हर उसमें से वायर्स में से लाइंस निकल रही है। तो इनका जो फील्ड बनेगा, अगर इसको साइड से देखें हम, तो ये कुछ ऐसे निकल रही है, जैसे ये ऐसे, ये तो वायर्स हो गई और इनमें से लाइंस ऐसे ऐसे निकल रही है, ऐसे 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 लाइंस निकल रही है इनमें से, इस तरह से लाइंस निकल रही है। तो इनकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो बनेगी ये वाली, इनके सारी लाइनों के परपेंडिकुलर, देखो ये सारी लाइंस के परपेंडिकुलर, इधर भी देखो सारी लाइंस के परपेंडिकुलर है ये सरफेस, इस तरीके से ये सरफेसेस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में कहा कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एवर इंटरसेक्ट, तो नहीं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए एक सरफेस ये थी और एक ये है, क्या कभी ये एक दूसरे को काट सकती हैं? तो नेवर। एक सरफेस ये और एक ये, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? उसका रीजन समझो। मान लीजिए ये पहली वाली जो सरफेस है अंदर वाली वो 10 वोल्ट की है और बाहर वाली जो सरफेस है वो 20 वोल्ट की है। तो जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो वो जो कॉमन पॉइंट होगा, देखो ये वाला कॉमन पॉइंट, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट माना जाएगा। मान लो ये 10 वोल्ट की सरफेस है, ये 20 वोल्ट की, तो इस पे क्या मानेंगे? इस पे 10 वोल्ट के 20 वोल्ट, तो ना तो 10 वोल्ट कह सकते हैं अपना, तो 20 वोल्ट कह सकते हैं। इसका मतलब इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल देना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक चार्ज के चारों तरफ जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं, ये जिनका सेंटर पे चार्ज रखा है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सारी की सारी ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैन अर्थ बी रिगार्डेड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या अर्थ को इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट किया जा सकता है? देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है जहां पे हर जगह पोटेंशियल एक जैसा। अब अर्थ पे कोई जरूरी तो है नहीं कि अर्थ पे हर जगह पोटेंशियल एक जैसा होगा, जैसे जितना यहाँ है इतना यहाँ है, इतना यहाँ है इतना यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर इसकी हर पॉइंट पे पोटेंशियल, यहाँ मान लीजिए 20 वोल्ट है, यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ 30 वोल्ट है, तो अर्थ को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। नो, तो इसका आंसर हो गया नो। ये अर्थ है तो अर्थ के हर पॉइंट पे अगर सरफेस पे एक ही जैसा पोटेंशियल होता तो उसको इक्विपोटेंशियल कह सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, एक्स डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सप्रेस इट इन जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी है। कितनी एनर्जी? 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल, -19 सॉरी, -19 जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। 3 आइडेंटिकल चार्ज हैं और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है उसके तीनों कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ठीक है,
अब इनको उठा के एक दूसरे उस पे रख दिया जाता है जिसकी साइड a/2 आधी है, a/2 a/2 a/2। चार्ज तीनों बराबर हैं, तो बताना है कितना वर्क किया हमने इस प्रोसेस में। तो एक बात बताओ, इनको उठा के आपने दूसरे ट्रायंगल की वर्टेक्स पे रखा है और उसकी वर्टेक्स कितनी है, उसकी साइड कितनी है a/2, तो आपने कितना वर्क किया। तो वर्क क्यों किया, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल पे जब ये रखे थे तो उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, और जब हमने दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों कोनों पे रख दिया इसको तो इसकी इनकी पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ वही तो हमारा वर्क है। वर्क, एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, डेल्टा U के बराबर होता है। एक्सटर्नल वर्क क्या होता है बच्चों, डेल्टा U के बराबर होता है। तो डेल्टा U का मतलब आ गया U2 माइनस U1। अब U2 कितना है तो वो कैलकुलेट कर लो यहाँ से। तो U2 कैलकुलेट करेंगे तो 1/4πε0। इसमें 3 पेयर बन रहे हैं, पहला पेयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो 1/4πε0 Q इंटू क्यू, Q² अपॉन a/2 और प्लस Q² अपॉन a/2 और प्लस Q² अपॉन a/2। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये 3Q² अपॉन a/2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/4πε0, तो ये आएगा सॉल्व करके 3Q² अपॉन में a/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा U2 बराबर 1/4πε0 6Q² अपॉन a। ये आ जाएगा U2। ऐसे U1 निकाल लीजिए इस वाले ट्राइंगल में, तो इसमें भी 3 पेयर बन रहे, देखो एक ये, एक ये और एक ये। तीनों को सॉल्व कर लो तो 1/4πε0, देखो सेम चार्ज है, सेम है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 3Q² अपॉन a हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दिया तो U2 माइनस U1 करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। 1/4πε0 कॉमन निकाल लो, U2 की वैल्यू 6Q² बटे a माइनस U1 की वैल्यू 3Q² बटे a। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4πε0 3Q² बटे में a। यही हमारा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, मतलब हमने जो वर्क किया इस पे। याद रखा कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 16, फिगर shows 4 equipotential surfaces out of 3 points PQR where electric field intensity is maximum and minimum। देखो जी, ये फिगर दे रखी है आपको इस तरीके से। यहाँ 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट और -10 वोल्ट। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे, एक P, फिर बीच में Q, फिर बीच में R। अभी आपसे कहा कि 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उनके बीच में ये 3 पॉइंट पड़ रहे PQR। कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें सबसे ज्यादा देखनी है कहाँ होगी। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलता है वो किस तरह से चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। इसका मतलब इधर से चला और जैसे जैसे पोटेंशियल घटता चला जाएगा फील्ड उसी तरफ चल, तो फील्ड किस तरफ चल रहा है, P से Q, Q से R। अब जैसे जैसे देखो फील्ड लाइंस इस तरीके से इधर चलती जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इधर भी चलती जाएगी इस तरीके से, ऐसे चलती जाएगी। तो इस तरह से आप इंटेंसिटी देखते जाओगे, इस तरह से लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो लाइंस के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा फील्ड P पे होगा क्योंकि यहाँ लाइनें सबसे ज्यादा पास पास है। ठीक है, फिर Q पे थोड़ी सी लाइन दूर चली गई एक दूसरे से, R पे थोड़ी लाइनें और दूर चली गई। तो इस तरीके से हम कहेंगे फील्ड इंटेंसिटी P पे सबसे ज्यादा है, फिर Q पे है और फिर इंटेंसिटी R पे है। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 चार्जेस
2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एट आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर अपार्ट दो चार्ज रखे हुए हैं, एक तो प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, एक माइनस का 2 माइक्रोकूलम है। तो चलिए अब इसमें पूछा है हमसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचनी है हमको। और अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ओके। देखो जी एक बात बताओ, अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखना चाहते हैं तो इसमें एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं होगी, बहुत सारी होगी। लेकिन हम एक बता देते हैं आपको। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है जहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा। तो एक बीचों बीच ऐसी सरफेस होगी, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच, ऐसे एकदम बीचों बीच। यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी ये पॉइंट, इस पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, चाहे ये वाला पॉइंट हो इतनी डिस्टेंस इधर, इतनी डिस्टेंस इधर, चाहे ये वाला पॉइंट हो इतनी डिस्टेंस इधर, इतनी डिस्टेंस, चाहे ये वाला पॉइंट हो इतनी डिस्टेंस इधर, इतनी डिस्टेंस इधर, हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है। तो सेम यहाँ से पोटेंशियल जाएगा इसका, इधर पोटेंशियल इसकी वजह से प्लस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस का होगा, और माइनस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस का होगा। तो दोनों मिला के चार्ज दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में, तो तुम मिला के इस पे टोटल पोटेंशियल V जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई इसकी एक, और बहुत सारी होंगी लेकिन हमने एक डिफाइन की है। इसकी हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो आपका 0 होगा। अच्छा, आपसे पूछा है कि यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, मतलब लाइंस के हिसाब से सोचें तो लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। अब देखो लाइंस के हिसाब से सोचोगे तो इस पे फील्ड इधर की तरफ होगा, तो ऐसे लाइंस निकलेंगी, ऐसे समझिए। मैं आपको एक और दूसरी फिगर में बताता हूँ। मान लीजिए ये प्लस है, इधर माइनस है, और इधर से लाइंस ऐसे निकली सीधी, इधर पहुंची, फिर ऐसे निकली ऐसे पहुंची, फिर इधर से निकली ऐसे पहुंची। और अगर लाइंस की डायरेक्शन देखें तो लाइंस जो होती है वो पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो माइनस से प्लस की तरफ इस पे इधर हो गई, इस पॉइंट पे इधर हो गई, इस पॉइंट पे इधर हो गई, इस तरीके से फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई जिसपे वोल्टेज 0 है और फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है। प्लस में से लाइंस निकलेंगी और माइनस में चली जाएगी। ठीक बच्चों, तो ये हो गया आपका 17, डायरेक्शन भी बता दी हमने और ये बता। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें दिया है पोटेंशियल कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज लोकेट 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, तो पहला सवाल दिया है कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज। चार्ज दिया है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और उससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है P, उस पे पूछा है पोटेंशियल। तो ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बटे में R। तो 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7, और बटे में R 9 सेंटीमीटर को 0.9 सेंटीमीटर को 0.09 कर, या एक काम करो इसे हटा दो जरा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 करके मीटर में बना। ठीक है जी, तो आंसर 9 से 9 कट गए, 9 से 9 कट गया, ऊपर रह गया 4 और 10⁻⁻11, ये -2 पर जाके +2 बन जाएगी, 11 - 7 10⁻4 बन गया। इतने वोल्ट का पोटेंशियल होगा। आगे बढ़ो। अब इसने कहा इसी का दूसरा सवाल,
हैंस ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्यू नॉट इंटू वी टू माइनस वी वन। क्यू नॉट तो ये चार्ज हो गया, तो इस चार्ज की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ कूलम। वी टू फाइनल तो इस पॉइंट पे, तो पी का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी से लाए तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल। आपको पता होना चाहिए पी का पोटेंशियल तो हम निकाल चुके हैं, ये आ गया 4 × 10⁻⁴ और इन्फिनिटी का पोटेंशियल बच्चों होता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है 0। तो आंसर आ गया 4 × 10⁻⁷ इंटू 4 × 10⁻⁴। तो ये 4 4 16 और 10⁻³ ये आपका आंसर है। इससे आगे बढ़ो, फिर दिया इन्होंने डज आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो लिखो नो, पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करता, नो डिपेंड ऑन पाथ, सिर्फ जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे लेके गए उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं डिपेंड करता। इन्फिनिटी से चाहे आप इस पी पॉइंट तक ऐसे ले आओ, मान लीजिए इन्फिनिटी यहाँ है तो ऐसे ले आओ घुमा के, या ऐसे सीधा ले आओ, चाहे जैसे ले आओ, वर्क उतना ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। Calculate the electrostatic potential energy of system containing two charge 7 microcoulomb and -2 microcoulomb separated by a distance of 18 centimeter। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है सिस्टम की, दो चार्ज हैं उसके अंदर और वो 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए। चलो जी ठीक है, एक चार्ज रखा है 7 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज रखा है -2 माइक्रोकूलम और 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है उनके बीच की, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल आसान 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में R। सॉल्व करो इसको तो 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हो गई आपकी बच्चों प्लस का 7 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ और माइनस का 2 माइक्रोकूलम, तो -2 × 10⁻⁶। अपॉन में इनके बीच का गैप 18 सेंटीमीटर को 10⁻² से मीटर में मिला। 9 से इसको काट दिया 2 से ये 2 कट गया, तो ये बचता है ऊपर 7 माइनस बाहर आ जाएगा इंटू 10⁻⁻12 और +9 ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 + 2 हो जाएगा आपका। अब 10 की पावर कितनी बन गई, तो -3 ऊपर गया तो -1 बचा देगा, तो आंसर आ गया -0.7 जूल। यही मेरा आंसर है। ठीक है, 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अच्छा, और कुछ भी पूछा था इसमें? हाउ मच वर्क विल बी डन टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटी टू डिस्टेंस अपार्ट। देखो, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में चार्ज जो हो वो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यही वर्क जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो आंसर पोटेंशियल एनर्जी का आया है हमारा, वही आंसर एक्सटर्नल वर्क का आएगा -0.7 जूल। चलो जी क्वेश्चन नंबर 20। ए टेस्ट चार्ज Q0 इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to C, ठीक है, ओवर द पाथ एज शोन इन फिगर। चलो जी ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है हमारे पास ऐसे, यहाँ से इस तरीके से बनाया हुआ है। ये A पॉइंट है, ये 45 का एंगल है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट। अब किया ये है, टेस्ट चार्ज को Q0 को मूव किया गया, एक्सेलरेशन नहीं है उसके अंदर, A से C ओवर द पाथ शोन, मतलब A से C पे B से होते हुए गए, पहले इधर गए A से B और फिर B से C, तो A से C पे आ गए। ठीक है, A से C तक की डिस्टेंस D दे रखी है, आपसे कहा है बताइए, तो बताना है
कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकाल देंगे। हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यू नॉट चार्ज को उठा के लेके गए हम यहाँ से, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसी सिचुएशन में जहाँ ई दे रखा हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो हमें यूज करना पड़ता है ई के और वी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है बच्चों, ई बराबर होता है माइनस का डेल्टा वी बटे में डेल्टा एक्स, ये होता है माइनस का डेल्टा वी बटे में डेल्टा एक्स। या इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा वी बराबर ई डॉट डी एक्स, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन। चलो जी ठीक है, ई डॉट डी एक्स। अब देखो ई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ई तो बाहर आ जाएगा, तो ई डॉट इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, तो ई डॉट एक्स, एक्स वेक्टर कौन सा है, डेल्टा वी बराबर ई डॉट एक्स। आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, इससे कैलकुलेट। अब देखो एक्स क्या है, जिस पॉइंट से हम चले ए और जिस पॉइंट पे पहुंचे उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, ये ए से बी की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला ए से बी की तरफ, इसको बोलोगे आप एक्स वेक्टर। तो एक्स वेक्टर तो इधर हो गया, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है डी, और ई वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180। उठा के रखो यहाँ, ये माइनस लगाओ, इसमें माइनस था पहले से, उठा के रखो यहाँ ई डॉट डी एक्स। ई डॉट डी एक्स कैसे लिखोगे, माइनस बाहर है, ई इंटू एक्स इंटू में कॉस 180। आपको पता है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया माइनस का ई इंटू में एक्स की जगह एक्स, एक्स वेक्टर की लेंथ कितनी है डी, और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ई इंटू डी। ये आ गया दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज। किसका, ये ध्यान रखना, किस किस का, ए से सी पे गए ना आप, तो ए हो गया इनिशियल पॉइंट और सी हो गया फाइनल पॉइंट। तो डेल्टा वी का मतलब आया फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वी सी माइनस वी, ये आएगा आपका आंसर ई डॉट डी, ई इंटू डी प्लस में। आपको ये पता भी होना चाहिए। तो अब इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा था। चलो ठीक है, और कुछ नहीं पूछेगा। तो और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो सी का पोटेंशियल माइनस वी का, अब हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ चलता है ना फील्ड, तो सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए का कम, क्योंकि हायर से हाई से लो की तरफ चलता है फील्ड। तो आप खुद सोचो, हाई किस तरफ है, सी, जिधर से फील्ड चलना शुरू करेगा वो सी है, सी की तरफ से ए की तरफ जा रहा है फील्ड, तो हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आया, प्लस में आया। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3 चार्जेस माइनस क्यू, capital Q minus Q are placed at equal distance on a straight line. If the total potential energy of the system of 3 charges, then the what is the ratio Q upon small। देखो एक लाइन में 3 चार्ज रखे, माइनस क्यू रखा है पहले, फिर कैपिटल क्यू रखा है, फिर माइनस क्यू रखा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इसकी पूरे की पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो स्मॉल कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू की वैल्यू बता। तो चलो पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। एक बात सोचो, इसमें पेयर कितने बनेंगे, 3। एक बार तो पहला पेयर बना रहा हूं मैं माइनस क्यू और कैपिटल क्यू का, देखो ये पहला पेयर है, मैं ये दिखा देता हूँ, ये रहा पहला पेयर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस क्यू इंटू में कैपिटल क्यू बटे में एक्स ब्रैकेट। फिर अब दूसरा ये रहा पेयर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई क्यू इंटू में माइनस क्यू बटे में एक्स। फिर प्लस, अब तीसरा ये वाला बन गया सीधा यहाँ से यहाँ माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इंटू में माइनस क्यू और बटे में दोनों के बीच के डिस्टेंस 2x। और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 दे दी मैंने। चलो जी ठीक है, काम कर लेते हैं। ये बचा यहाँ से 1/4πε0, जीरो के नीचे जाके 0 हो गया, तो ये माइनस का क्यू स्मॉल क्यू बटे एक्स, ये बचा माइनस का क्यू कैपिटल क्यू बटे एक्स, ये बचा यहाँ से माइनस माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर बटे 2x बराबर 6। इसे इधर लेके जाओ तो ये आ चुका है क्यू स्क्वायर बटे में 2x बराबर ये दोनों ऐड होके 2q इंटू कैपिटल क्यू बटे में एक्स आ गया। एक्स से एक्स कट गया, क्यू से एक क्यू कट गया, 2 इधर ले जाओ तो क्यू बराबर कितना आ गया इधर से 4 कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू बटे क्यू की वैल्यू आ चुकी है 1/4। यही हमारा आंसर है। तो ये आ गया 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 में सेटअप एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू प्लस 2q and xq separated by equal finite distance so that electric potential energy of the system is 0. What is x? इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस, बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है। देखो इसने इस बार ये कहा है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है तो इक्वल फाइनाइट है, लेकिन उनकी एक लाइन में नहीं कहा। पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था उन्होंने कि एक स्ट्रेट लाइन। तो इस बार तीनों चार्ज के बीच का जो गैप है वो एकदम बराबर है, लेकिन तीनों चार्जेस के बीच का गैप बराबर है। उसे मान लेता हूं मैं ए है, इधर भी ए है, इधर एक चार्ज है प्लस का क्यू, दूसरा है प्लस का 2q और तीसरा है एक्स क्यू। 3 चार्ज हो गए और तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम बराबर है और इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले देखो इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, तो पेयर वही पहला पेयर तो ये बना लो। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/4πε0 प्लस क्यू प्लस 2q, तो 2q स्क्वायर बटे में ए। फिर प्लस, अब दूसरा पेयर ये बना लो, तो ये बन गया एक्स क्यू स्क्वायर 2x स्क्वायर बटे में ए। तीसरा पेयर ये बन गया, ये बन गया एक्स क्यू स्क्वायर बटे में ए और इसे बराबर हम 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो ये तो 0 के नीचे चला गया। यहाँ से एक काम कीजिए, सबके नीचे अपॉन में a है, तो ऊपर 2q स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2x क्यू स्क्वायर प्लस एक्स क्यू स्क्वायर और बटे में पूरे के a आ गया और बराबर 0। तो a इधर 0 में चला गया, तो ये कितना बन गया 2q स्क्वायर बचा प्लस, अब देखो ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर बराबर 0। x की वैल्यू निकालनी है तो इसे इधर ले जाओ, तो 3x स्क्वायर बराबर माइनस का 2q स्क्वायर, q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू माइनस का 2/3। लो जी ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 निकाल लेते हैं। बस ये 2 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे, ठीक है। 23 क्वेश्चन में कहा 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के क्लोज रखी हुई है। ठीक है जी, लो जी ये प्लेट्स हो गई इस तरीके से एक दूसरे के पास रखी, ठीक, और उनकी चार्ज डेंसिटी अपोजिट है और उसकी वैल्यू दे रखी। तो इस पे प्लस का सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस का सिग्मा।
सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 17 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज ई? टू द लेफ्ट ऑफ प्लेट, टू द राइट ऑफ प्लेट्स एंड बिटवीन द प्लेट्स। तीन जगह। देखो बात सुनो, प्लेट में जब हम ई देखते हैं, फील्ड देखते हैं यहाँ बीच में, तो ये प्लस वाली, याद करो हमने डिस्कस किया था, कोई भी प्लेट है जिसपे सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे अगर फील्ड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होती थी, पतली प्लेट्स होती थी तो थिन प्लेट्स, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पे दो प्लेट है तो प्लस वाली प्लेट की वजह से, प्लस वाली प्लेट्स की वजह से जो फील्ड होगा बीच में वो इस तरफ होगा, प्लस वाली प्लेट से दूर जाता हुआ, और माइनस वाली प्लेट के इस तरफ होगा, माइनस वाली प्लेट की वजह से। तो टोटल फील्ड बीच में जो हो गया ई, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, तो ए पर जो फील्ड है वो दो प्लेट की वजह से, एक तो प्लस वाली प्लेट की वजह से भी राइट साइड में है और माइनस वाली प्लेट की वजह से भी राइट साइड में। तो प्लस वाली प्लेट की वजह से हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस वाली प्लेट की वजह से भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू दे रखी 17 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। दोनों कट गए, आंसर आ गया 17/8.85। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया बच्चों अप्रोक्स 1.92 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अगर बाहर देखें प्लेट के लेफ्ट साइड में, तो प्लस वाली प्लेट से राइट लेफ्ट की तरफ होगा फील्ड, कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाली प्लेट से राइट साइड में होगा वही सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। दोनों आपस में कैंसिल होके बाहर फील्ड आ जाएगा 0। इसी तरीके से इस तरफ भी दोनों तरफ होगा तो कैंसिल होके यहाँ पे भी फील्ड आ जाएगा 0। तो आंसर देखो बीच में ही आ रहा है सिर्फ सिग्मा बटे एप्सिलॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक थिन चार्ज के पास रखा है, थिन लाइन चार्ज, ठीक है, इस तरह से रखा है, ये रखा डाइपोल, डाइपोल पे ये चार्ज है Q, इधर ये चार्ज है -Q और इधर वाला चार्ज है +Q। चलो अब ये डाइपोल से, डाइपोल का जो ये माइनस चार्ज है ये इस लाइन चार्ज से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर, और ये इनके बीच का जो गैप है वो है 2 mm। आपको बताना है फोर्स डाइपोल पे कितना है। देखो डाइपोल पे जो फोर्स होता है, अगर किसी डाइपोल को उठा के हम फील्ड के अंदर रखते हैं यूनिफॉर्म, ई अगर यूनिफॉर्म, तो फिर तो डाइपोल पे हमेशा फोर्स 0 लगता है। जैसे डाइपोल रखा है मान लीजिए, इधर माइनस इधर प्लस, तो इस पे भी QE लगता है, इस पे भी QE, तो दोनों QE एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो फोर्स आ जाता है 0। लेकिन वो तब होता है जब फील्ड यूनिफॉर्म हो, हर जगह एक जैसा। लेकिन यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे जो फील्ड होगा इस लाइन की वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा -Q पे, देखो मैं कलर बदल के दिखाता हूँ, इस -Q पे जो फील्ड होगा वो अलग होगा E1, और थोड़ा सा इससे दूर जाएंगे तो यहाँ पे +Q पे जो फील्ड होगा वो अलग होगा E2। इसका मतलब प्लस वाले जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो तो लगेगा राइट की डायरेक्शन में, Q इंटू E2, और माइनस का जो चार्ज है उस पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट, तो इस तरफ लगेगा, वो लगेगा Q इंटू E1। तो टोटल फोर्स जो लगेगा या नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो नेट फोर्स लगेगा QE1
लेफ्ट साइड में है और ये E2 राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाले चार्ज को माइनस में लिख लो, उसको फोर्स को, और राइट साइड वाले फोर्स को प्लस में लिख लो, Q इंटू E2, क्योंकि फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के जैसा ही ऐड होगा। तो इधर की डायरेक्शन मैंने प्लस मान ली, इधर की डायरेक्शन मैंने माइनस मान ली, तो लेफ्ट वाला जो फोर्स है उसको माइनस ले लिया देखो, और राइट वाला फोर्स प्लस ले। तो अगर Q कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा E2 माइनस E1। चलो जी ठीक है। Q तो दे रखा है डाइपोल पे, Q की वैल्यू दे रखी 20 नैनो कूलम, और E1 और E2 की वैल्यू में निकालनी। चलो E1 निकालो पहले। तो याद करो फॉर्मूला, अगर किसी भी लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे हम फील्ड चेक करते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये होता था। लैम्डा होता था लाइन चार्ज पे कितना फोर्स है, तो वो दे रखा है इसमें, देखो लैम्डा की वैल्यू दे रखी और इसमें क्वेश्चन में ये दे रखी कूलाम पर मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम पर मीटर। ठीक है जी, और ठीक है फॉर्मूला निकालो। चलो पहले E1 की वैल्यू निकालो। E1 जो होगा आपका, वो देखो लाइन चार्ज से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर, ये पूरी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कोई बात नहीं, इसको 2 पर मल्टीप्लाई, 2 नीचे तो नीचे 4 बन गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ऊपर 2 इंटू लैम्डा, तो 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में आर की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदल लो मीटर में, तो सेंटीमीटर 10 की पावर -2, 2 से 2 कट गया, ये गया 36 इंटू 10 की पावर +9 है, 10 की पावर 11 -4, तो 10 की पावर 7 हो गया। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसका। ठीक है, ये E1 आ गया। ऐसे ही निकाल लो बच्चों E2। E2 निकालेंगे तो E2 निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस चाहिए, ये वाली देखो लाइन चार्ज से। अब ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 mm है, mm को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर, तो ये 2.2 बन गया, तो E2 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल बन गई, यहाँ से यहाँ तक 2.2 सेंटीमीटर। तो ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करो। 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में 2.2 इंटू 10 की पावर -2। ये थोड़ा सॉल्व करके आ चुका है, 2 से इसको काट दो 1.1, ये आ गया 36 अपॉन 1.1 इंटू 10 की पावर 7। चेक करो, ये आ जाएगा आपका E2। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना। तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला था Q इंटू E2 माइनस E1। Q कितना था, Q था सर 20 नैनो कूलम, देखो ये रहा 20 नैनो कूलम, तो 20 इंटू 10 की पावर -9। E2 हो गया 36 अपॉन में 1.1 इंटू 10 की पावर 7, और -E1 36 इंटू 10 की पावर 7। इसमें से कॉमन निकाल लो, तो 20 इंटू 10 की पावर -9, और इसमें से 36 इंटू 10 की पावर 7 कॉमन आ गया, तो 1/1.1 -1 बचा। इसका एलसीएम लेंगे और ये बच जाएगा यहाँ पे 720 इंटू 10 की पावर -2 बचेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 0.1 माइनस 1.1, तो 0.1 अपॉन में 1.1 बचा, पॉइंट हटा दीजिए तो 11 बचा नीचे, तो 720 अपॉन 11 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा नेट फोर्स है। तो ये सॉल्व करके आ जाता है 65.45 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन।
ये माइनस में आएगा, देखो अंदर माइनस में आ रहा है, ये बचेगा यहाँ पे माइनस में। तो माइनस का मतलब है ये किस तरफ लग रहा है, माइनस हटा सकते हो, पॉइंट ये आ जाएगा 0.65 न्यूटन। और माइनस किस तरफ बता रहा है आपका, कि ये आपका लेफ्ट की तरफ है, ये फोर्स जो आएगा नेट लेफ्ट वर्ड आएगा, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, टोटल फोर्स इस पे लेफ्ट की तरफ है, इस तरफ है बच्चों, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि माइनस में आया है, डायरेक्शन उसकी दिखा रहा है फोर्स की, तो माइनस में आई है, तो माइनस का मतलब है इस तरफ, क्योंकि हमने इधर की डायरेक्शन माइनस मानी थी और राइट की डायरेक्शन को प्लस माना था। तो ये डीपीपी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, चलिए बाकी अगली डीपीपी कल सॉल्व करते हैं।